आप सभी का हृदय से अभिवादन। आज के वीडियो में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ संधि क्या होती है और उसके तीनों प्रकार के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मैंने शुरुआत की थी स्वर संधि थे। संधि के 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। हम सब ने देखे थे। पहला स्वर संधि, जो मुख्य रूप से जो 3 प्रकार हैं उनमें है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उनमें से स्वर संधि के जो 5 रूप हैं, जो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, उनमें से 3 भेदों के बारे में मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया है, जिनमें से आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आपको। एक बार जिन्होंने पहले वाले वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं उन्हें शॉर्ट में थोड़ा समझा दें। पहली जो संधि थी दीर्घ संधि, उसमें जो अ, ई, उ, इनके जो ह्रस्व और दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं, जब इनका मिलाप होता है तो वो दीर्घ स्वर बन जाता है। यानी कि जो अ योग अ है या अ योग आ है तो वो आ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये 3 स्वर मिलते हैं, आ, ई और उ। गुण संधि में 2 समान स्वर न मिलकर असमान स्वर मिल रहे थे, जैसे अ के साथ ई, अ के साथ उ, तो वो किस तरह से हो रहे थे, ए, ओ और अर मिलता है री के साथ जब मिलता है। ठीक है, री जो स्वर होता है ये। ठीक है, तीसरी जो संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जो दोनों जो स्वर मिल रहे थे, असमान स्वर मिल रहे थे, वो और बड़े, यानी कि जो ए है वो जब ए मिल रहा था तो वो क्या हो रहा था, अय हो जा रहा था, और दूसरा स्वर अ हो जा रहा था। आज जो हम पढ़ेंगे वह है यण संधि। यण संधि स्वर संधि का ही एक प्रकार है, जिसमें दोनों स्वर मिलकर स्वर में नहीं परिवर्तित होकर व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसके 3 नियम हैं। ई के साथ अगर अ मिल जाता है तो वो हो जाएगा य, अगर आ मिलता है तो वो या, उ मिलता है तो यू और ऊ मिलता है तो यू। इसी तरह से व हो जाएगा जब ऊ के साथ, ठीक है, ऊ के साथ अगर ई, अ, आ मिलता है तो इसी तरह से, यानी कि य के रूप इस तरह से, जो जिस तरह की मात्रा है, जिस तरह के स्वर हैं उनके साथ मिलता है तो उसके य के रूप में इस तरह से बदल जाते हैं, और व होगा तो व के इस तरह से। र का नियम ये है कि वो मिलता है री के साथ में। अगर री के साथ मिलता है तो वो र, री या री, या तो र हो जाएगा या फिर री या फिर बड़ी मात्रा लग जाएगी। यहाँ मैं आपको एक चार्ट दूंगी, उस चार्ट में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। मैं आपको बहुत सारे उसमें मैंने उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस किस तरह से य, व और र जब जो शब्द हैं, 2 अलग अलग शब्द हैं, उनमें जब संधि होती है, जब मिलाप होता है तो वो किस तरह से यण संधि में परिवर्तित हो जाते हैं, किस तरह से उनमें जो परिवर्तन होता है वो य, व और र हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जब शब्द दोनों मिलते हैं, जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आपस में मिलकर विकार उत्पन्न होता है, और उसी से ये जो संधि वाला शब्द है उसमें परिवर्तन पता चलता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अति योग अधिक। अति योग अधिक में इसकी अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिलकर, यानी कि ई प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, य। अत्यधिक। यण संधि का पहला नियम तो ये हो गया कि जो प्रथम शब्द की जो अंतिम ध्वनि होगी वो होगी
ई, ऊ और री, ठीक है। और जो दूसरी ध्वनि होगी यानी कि दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि वो कोई दूसरा स्वर हो सकता है, यानी कि आ अगर ई है तो उसके साथ ऊ हो जाएगा, अगर ऊ है तो उसके साथ ई हो जाएगा, और री है तो उसके साथ आ या ऊ हो जाएगा। इसी तरह से हम मान सकते हैं। इस बात को मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से जो उदाहरण है उनमें समझा दूंगी। पहला नियम तो हमने देख लिया कि क्या जो बदलेंगे, जब दोनों शब्द जब मिलेंगे तो उनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो इस तरह से होगा, य, व और र। दूसरी बात ये कि प्रथम ध्वनि क्या होगी, या तो ई होगी या ऊ होगी या फिर री होगी, ठीक है। जो ऊ है, ई है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में। जब ई किसी दूसरे स्वर के साथ यानी कि किसी असवर्ण स्वर के साथ मिलती है तो वो य हो जाएगा, और अगर ऊ है तो ऊ अगर किसी दूसरे स्वर के साथ मिलता है तो वो व हो जाएगा, और जो री है वो अगर किसी दूसरे स्वर के साथ मिलता है तो वो र हो जाएगा। र के रूप परिवर्तित जिस प्रकार से होंगे जैसा वो दूसरा जो स्वर है वो होगा। अगर दूसरा स्वर ई होता है तो री हो जाएगा, अगर ऊ होता है तो अगर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात ये देखने वाली है कि जब भी दो शब्द मिलते हैं, जैसे मैंने आपको कहा अति योग अधिक, तो इसकी जब संधि होगी, अति योग अधिक दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। अति प्रत्यय और ये अधिक मूल शब्द है। हमें ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, यानी कि साधारण शब्दों में उन दोनों को किसी सार्थक शब्दों में तोड़ते हैं, तो दोनों के जो शब्द हैं वो अर्थ निकलते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम जो पहला शब्द होता है वो या तो कोई मूल शब्द हो सकता है या फिर कोई उपसर्ग हो सकता है। उपसर्गों के भी सभी के एक विशेष अर्थ निकलते हैं। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जब मेरी अगली क्लास होगी तो मैं आपको उपसर्ग के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगी। उसमें मैं आपको हिंदी के और संस्कृत के दोनों ही तरह के उपसर्गों के बारे में चर्चा करूंगी। उससे आपको शब्दों को तोड़ने में यानी कि उसका संधि विच्छेद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे हमने देखा अति योग अधिक, अंतिम ध्वनि थी ई और प्रथम ध्वनि थी अ, दोनों को जोड़ा तो आपने यहाँ देखा कि जो त था यानी कि जिस व्यंजन के साथ में जो ध्वनि मिली हुई है वो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। स्वर रहित होने का क्या मतलब है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यंजन स्वर के सहायता के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता, यानी कि बोला नहीं जा सकता। जब भी मैं बोलती हूँ क, म, च, ल, ट, इन सभी व्यंजनों के साथ में, ये सारे व्यंजन हैं, इन सभी व्यंजनों के साथ में स्वर उच्चारित होता है। कौन सा, अ। अगर वो उच्चारित नहीं है तो ये आधे हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ हम देखेंगे जब अत्यधिक, अति योग अधिक को हमने जोड़ा तो वो हो गया अत्यधिक, यानी कि जो ये त था जब इन दोनों का मिलान हुआ तो ये त यानी कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण जिसकी ध्वनि हम लेते हैं, जिसकी ध्वनि से हम मिलाप करते हैं, जिसकी ध्वनि से विकार उत्पन्न हो रहा है संधि के शब्द में, वहाँ वो शब्द स्वर रहित हो जाता है, यानी कि वो शब्द आधा बोला जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको और देती हूँ। प्रति योग एक, ई और ए, प्रति योग एक क्या शब्द हो जाएगा, प्रत्येक। जो त व्यंजन था वो यहाँ आकर जब उसकी संधि हुई दोनों शब्दों की, प्रति योग एक दो शब्द थे, जब दोनों की संधि हुई, दोनों का मिलान किया गया तो जब उनमें विकार उत्पन्न आया, जब उनमें परिवर्तन आया तो यहाँ पर जो त था जिसमें जो ई ध्वनि मिली हुई है वह यहाँ पर आधा हो गया, यानी कि स्वर रहित हो गया, यानी कि वो आधा ही त बोला जाएगा और लिखा भी इसी तरह से जाएगा, यानी कि लेखन और उच्चारण दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है, ठीक है।
अब मैं आपको एक चार्ट देती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जिससे आपको य, व और र तीनों ही जो विकार हैं, जो तीनों ही व्यंजन हैं, उनके उदाहरण अलग अलग मात्राओं के साथ, अलग अलग जो स्वर हैं उनके मिलान के साथ में स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो उससे आपको मैं एक एक उदाहरण स्पष्ट करूंगी, तो आपको यण संधि के सारे नियम, और एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के शब्द आपके ज़्यादा आते हैं। आपको स्क्रीन पे अभी एक चार्ट दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले मैंने आपको कहा, यण संधि में जब भी जो संधि होती है उसका प्रथम शब्द, उसकी अंतिम ध्वनि देखेंगे, उसकी अंतिम ध्वनि जो होगी वो या तो ई होगी, या ई, उ, ओ या फिर री। ये 5 वर्ण आपके हो सकते हैं अंतिम ध्वनि में। सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली बात ये है, हमें उच्चारण सही करना है, और दूसरा संधि विच्छेद सही करना है। अगर आपने संधि विच्छेद किसी भी शब्द का सही किया है तो हमें संधि पहचानने में आसानी रहती है। प्रथम उदाहरण हम देखते हैं ई का। अति योग अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अत्यधिक किस प्रकार से हुआ? अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि अ, दोनों मिलकर क्या हो गए? य, यानी कि दूसरा व्यंजन। दोनों ही स्वर हैं, लेकिन ये स्वर, कुछ जो स्वर हैं वो मिलकर स्वर में परिवर्तित नहीं हुए, अपितु व्यंजन में परिवर्तित हो गए। और वो व्यंजन कौन सा है? य। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यहाँ जो त था, यानी कि जो अंतिम वर्ण था, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण था, वो संधि होने के बाद स्वर रहित हो गया, अर्थात वो आधा लिखा जाएगा और आधा ही उच्चारित किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, यदि योग अपि, जो हो जाएगा यद्यपि। ये भी उसी तरह से है, यहाँ पे जो द था वो आधा हो गया है और उसी तरह से उच्चारित हो रहा है यद्यपि। तीसरा उदाहरण है आ का, यानी ई के साथ जब आ जाता है। इति योग आदि, अंतिम ध्वनि ई और प्रथम ध्वनि आ, जब ये दोनों मिले तो क्या हो गया? या। इत्यादि, इसमें भी उसी तरह से जो त है वो स्वर रहित हो गया और यहाँ हो गया इत्यादि। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं ई योग उ का। प्रति योग उपकार क्या हो गया? प्रत्युपकार। त आधा हो गया और उ की जगह क्या, और ई और उ मिलकर क्या हो गए? यू। य का कौन सा स्वर हो गया, कौन सा रूप हो गया? यू हो गया। इसी तरह से और उदाहरण है अभियोग उदय, अभ्युदय। वियोग उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। जो वी था वही उसका जो वी जो उपसर्ग है वो, क्योंकि एक ही वर्ण है तो ये यहाँ पर ये वर्ग वी क्या हो जाएगा? आधा वर्ण आ जाएगा। आगे देखते हैं नि योग ऊन न्यून, ये बड़े ऊ का उदाहरण है, बड़े ऊ ने ऊ। उसी तरह से एक उदाहरण और है प्रति योग ऊष, यानी प्रत्युष। जब ये दोनों शब्द मिले तो यहाँ य का कौन सा रूप आ गया? यू। प्रत्युष, त आधा हो गया और यू बड़ा ऊ। आगे देखते हैं प्रति योग एक, प्रत्येक। ई और ए मिलके क्या हो गए? ये। दूसरा उदाहरण नदी योग अर्पण। द आधा हो गया है और ई और अ मिलकर क्या हो गए हैं? य हो गए हैं। तो इसी तरह से नया जो शब्द बना है, जो नदी योग अर्पण से बना है, वो क्या होगा? नद्यर्पण। अगला उदाहरण आ वाला, ई के साथ जब आ जुड़ा है, बड़ी ई के साथ ई। सखी योग आगमन, सख्यागमन। ख आधा हो गया है, यानी कि स्वर रहित हो गया है। आगे देखते हैं नारी योग उचित। ई और उ जब मिले तो यह हो गया, और उ छोटा उ है तो ये छोटा उ की मात्रा आ गई। नया शब्द बना है नार्योचित, नारी के लिए जो उचित है। इसी तरह से स्त्रीउचित, स्त्री योग उचित, स्त्रीउचित। नदी योग उर्मी, नया शब्द बनेगा, द आधा हो जाएगा और उ का यू हो जाएगा, नया शब्द बनेगा नद्युर्मी।
इसी तरह से देवी योग ऐश्वर्य, देव्यश्वर्य। ई और ए मिलके अय। वाणी योग औचित्य, वाण्यौचित्य। ण आधा हो गया है और यहाँ पर किस तरह से परिवर्तित हुआ है, वाण्यौचित। इसी तरह से हम ऊ के उदाहरण लेते हैं। जब ऊ और औ यानी कि ऊ जो वर्ण है उसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर के साथ में जब कोई दूसरा स्वर आ जाता है, यानी कि अ, आ, ई, ए और ओ, इस तरह का कोई स्वर आ जाता है तो वहाँ परिवर्तन क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। इसके उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण अ का, उ योग अ कैसे होगा, अनु योग अ, अय, वो हो जाएगा अन्वय। दूसरा उदाहरण तनु योग अंगी, तनवंगी। जो न था वो आधा हो गया यानी कि स्वर रहित हो गया है और आगे के शब्द के साथ मिलकर व हो गया है, यानी कि उ और अ दोनों मिलकर क्या हो गए हैं, व हो गए हैं। तो यहाँ नया शब्द बना तनवंगी। तनवंगी कहा जाता है दुबले पतले शरीर वाली नारी को। तनवंगी, तनु यानी कि दुबले अंगों वाली, पतले अंगों वाली। अगला शब्द है सुयोग अच्छ। सु जो स था, जो स व्यंजन था, वो आधा यानी कि स्वर रहित हो जाएगा, तो यहाँ स हो गया और सु उ और अ मिलकर क्या हो जाएंगे, व। तो बाकी का शब्द बन गया स्वच्छ। स्वच्छ इस तरह के शब्द हैं जिनका सामान्यतः हम जो संधि विच्छेद है वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा और यहाँ पर यण संधि होगी। यण संधि और अयादि संधि में आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखेंगे जिनके हम संधि विच्छेद सामान्यतः नहीं करते हैं, किंतु यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें यण संधि और अयादि संधि के उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ अगर यण संधि की हम बात करें तो हम देखेंगे स्वच्छ, अन्वय, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। उ योग आ, मधु योग आचार्य। इसका जो संधि होगी तो वो होगा मध्वाचार्य। जो ध था वो आधा हो चुका है यानी कि स्वर रहित हो गया है और उ और आ मिलके हो गया वा, मध्वाचार्य। इसी तरह से सुयोग आगत, स आधा हो गया और उ और आ मिलकर क्या हो गए, वा, स्वागत। जो सु और आगत शब्द जब मिले तब उसका जो नया शब्द बना है, जो संधि का शब्द आया है, वो हो गया स्वागत। आगे देखते हैं। धातु योग इक, धात्विक उ और ई मिले तो अनुयोग इक्षण, अन्वीक्षण, अनुयोग एषण, अन्वेषण, उ और ए मिलकर वे हो गए हैं। लघु योग ओष्ठ, छोटे होठ, लघु योग ओष्ठ, लघुवोष्ठ। जो घ था वो आधा हो गया और उ और ओ मिलकर वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधु योग अर्थ, मध्वर्थ। ध है वो आधा हो गया यानी कि स्वर रहित हो गया और उ और अ मिलकर व बन गया। अगर वा होता, जैसे दूसरे उदाहरण में है मधु योग आगमन, तो वो वा हो गया है। आ होगा तो वो वा हो जाएगा। इसी तरह से अगर उ है तो वो उ और ई मिल गए हैं तो वो ई हो जाएगा, पवित्र। पु योग इत्र हो जाएगा पवित्र। पवित्र भी इसी तरह का शब्द है जिसका संधि विच्छेद हम सामान्यतः नहीं करते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हमें इसे पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो उनमें इसी तरह के अटपटे शब्द दिए जाते हैं जिनका हम जो हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि जिन्होंने विशेष रूप से हिंदी नहीं पढ़ी है, वो उनका संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप इन संधि विच्छेद के शब्द जो उदाहरण हैं इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इनसे मिले जुले शब्दों का संधि विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं। ई और उ के उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब जो तीसरा वर्ण है हमारा वो है री। इसके उदाहरण हिंदी में सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। इसके उदाहरण हमें हमेशा संस्कृत में ही देखने को मिलेंगे, जो इस प्रकार से है। जब री के साथ अ या आ या ई या उ मिल जाता है तो वहाँ र से र परिवर्तित हो जाता है और र के रूप देखने को मिलते हैं। अगर अ है तो र, आ है तो रा, ई है तो री और उ है तो रू हो जाएगा। देखेंगे इसके उदाहरण। पहला पितृ
योग अनुमति, वो हो जाए त, यहाँ आधा हो जाएगा, और री और अ मिलके र हो जाएंगे। तो जो उच्चारित शब्द होगा वो होगा पितृनुमति। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब त आधा और र मिलते हैं तो उसे त्र पढ़ा जाता है, त्र संयुक्त अक्षर में माना जाता है। दूसरा उदाहरण, मात्र योग आज्ञा, मात्राज्ञा, त आधा हो गया और री और आ मिलकर क्या हो गए, त्रा, रा। इसी तरह से जो त और र जब मिल गए हैं तो वो मात्राज्ञा शब्द बना है। इसी तरह से पितृ योग आदेश, पित्रादेश। दूसरा ई का उदाहरण, यानी री योग ई का उदाहरण होगा पितृ योग इच्छा, पितृच्छा। अगला उदाहरण ऊ से मिलकर है, र और री और ऊ जब मिलते हैं तो पितृ योग उपदेश, पितृदेश। यहाँ आपने बहुत सारे उदाहरण देखे, इनमें मैंने आपको बताए ई के उदाहरण, ऊ के उदाहरण और री के उदाहरण। आपको सबसे पहले यण संधि अगर पहचाननी है तो जब आप शब्दों को तोड़ते हैं तब आपको प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ध्यान रखनी है, या तो वो ई यानी कि ई का ह्रस्व और दीर्घ स्वर हो सकता है, या फिर ऊ यानी कि ऊ का ह्रस्व और दीर्घ स्वर हो सकता है, या फिर री हो सकता है। ये 5 वर्ण आपको ध्यान में रखने योग्य हैं। सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि जब आप शब्द को तोड़ रहे हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि इन 5 में से एक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसके साथ में जो ध्वनि है, यानी कि दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि है वो इनमें से कोई नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ई है तो उसके साथ ऊ हो सकता है, ठीक है, आ हो सकता है, अ हो सकता है, लेकिन ई एक जैसे नहीं होने चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको उदाहरणों में बता दिया, यानी कि कोई भी दूसरा स्वर हो सकता है, ई के साथ कोई दूसरा स्वर हो, ऊ के साथ कोई दूसरा स्वर हो और री के साथ कोई दूसरा स्वर हो। ई के साथ अगर ई है तो वो हम जानते हैं कि वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, कि ये 3 वर्ण होंगे, ये 3 स्वर होंगे। दूसरी बात ये कि इनके साथ में कोई दूसरा स्वर मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरी, उनको मिलाकर, सीधी सी बात है, अगर दूसरे स्वर होंगे तो यही होगा, जो ई है उसका य हो जाएगा, ऊ है उसका व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। चौथी बात ये कि जब भी उन दोनों शब्दों को जोड़ा जाता है तो उनके विकार से जो प्रथम शब्द का जो अंतिम जो वर्ण था, जो व्यंजन था, वो स्वर रहित हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर अति योग अधिक है तो यहाँ जो त था वो यहाँ पर आधा हो गया, यानी कि त अ से अलग हो गया है, वो सिर्फ आधा लिखा जाएगा और आधा ही उच्चारित होगा। ये कुछ बातें अगर यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आप यण संधि को स्पष्ट रूप से पहचान जाएंगे कि जो व्यंजन है वो आधा हो गया है, यानी कि स्वर रहित हो गया है। दूसरा, इस तरह के 3 जो वर्ण हैं इसी तरह के विकार आएंगे तो वो यण संधि कहलाएगी। आज के जो इस वीडियो में मैंने आपको यण संधि स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करा है। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी विशेष शब्द के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।